नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हर बार की तरह मोहन भागवत ने इस बार भी विवाद खड़ा कर दिया। दशहरे के मौके पर इनडायरेक्ट वे में मोदी जी पे कई सारे तीर चला दिए। इजराइल और हमास का जिक्र कर दिया, कहा दुनिया चिंतित है। मैं बड़ा हैरान था कि पापा की परियां जो नोएडा के चैनल में बैठ के कहती थी कि पापा ने बार रुकवा दी रूस और यूक्रेन की, तो वो पापा अब जाके इजराइल के मौके पे इजराइल के युद्ध में कोई बोल नहीं पा रहे हैं। और मोहन भागवत ने इस तरह के कुछ तीर चलाए। तो क्या संजय जोशी का नाम हरियाणा चुनाव के बाद पीछे हट गया है? और केसी वेणुगोपाल पर इस तरह हमले के पीछे क्या गडकरी का हाथ था? क्योंकि गडकरी के करीबी लोग हैं जिन्होंने केसी वेणुगोपाल को बदनाम करने की साजिश रची। खेल क्या था? हरियाणा के रिजल्ट का महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा? ये सारी बातें जानने के लिए मैं नागपुर के एक सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी से मैंने बातचीत करी। बहुत योग पत्रकार है, एक इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन में काम करते हैं और राजनीति की भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। चलते हैं राजीव जी के पास। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, एक बहुत बढ़िया गीत 4 PM म्यूजिक पे आने वाला है। फणीश्वर नाथ रेणु देश दुनिया के जाने माने साहित्यकार हैं। उनकी एक रचना पर बहुत शानदार एक शॉर्ट फिल्म है, बहुत जल्दी रिलीज कर रहे हैं हम लोग। ये उसका पोस्टर देख रहे हैं आप, आपके पास आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4 PM म्यूजिक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल की तरह उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका राजीव भाई। हर बार दशहरे पे मोहन भागवत जी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी गूंज बहुत दूर तक दिखाई दी जाती है। संघ विजयदशमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाता है, हथियार वथियार उठाता है, पूजा करता है और इनडायरेक्ट संदेश देता है। इस बार कुछ ज्यादा ही बड़े संदेश दे दिए। इजराइल और हमास को लेकर संदेश दे दिए कि दुनिया चिंतित है, मोहन भागवत जी ने कह दिया। तो जो नोएडा चैनल की परियां हैं, पापा की परियां, जो कहती थी कि पापा ने बार रुकवा दी रूस और यूक्रेन में, तो पापा के पापा हुए एक तरह के, मतलब अदरवाइज अर्थों में ना ले कोई भी जना, लेकिन संघ तो पिता हुआ बीजेपी को, माता पिता जो आप समझें। तो वो जो बेचारे मोहन भागवत कह रहे हैं कि इजराइल और हमास का संघर्ष क्या रूप ले लेगा, तो क्या इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं रुकवा पा रहे हैं इजराइल हमास को? कहाँ तो वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, बीच में भारतीय को निकाल लाते हैं। ऐसी वीर गाथा। ये बात अलग है कि मणिपुर 22 लाख की आबादी वाला राज, वो नहीं संभाल पाते। पापा की परियां उस पर बोलती नहीं है, लेकिन अब परियां इस पर भी नहीं बोल रही पापा की परियां कि इजराइल और हमास के युद्ध में क्या भूमिका है भारत की। मोहन भागवत ने कई सारे संदेश दिए हैं। चूंकि आप नागपुर में हो, आपके सूत्र बहुत सॉलिड रहते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, ये बहुत बड़ा कटाक्ष है विदेश नीति और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी पिछले विगत कुछ महीनों से विदेश नीति के जरिए अपना प्रभाव जो है वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से मेजॉरिटी वोटिंग से नीचे आ गए, सोचिए 2014 में 283 था, 240 सीट पे आ गए। तो इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट, जो फॉरेन पॉलिसी का जो कार्ड पिछले 3-4 महीने से खेल रहे मोदी जी, बार बार अलग अलग राष्ट्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इटली हुआ है, रशिया हुआ है, यूक्रेन हुआ है, अमेरिका हुआ है। तो ये जो 4 महीने के अंदर में इतने सारे राष्ट्र जो भ्रमण कर लिए, वो आरएसएस को भी समझ में आ रहा है कि ये देश के ऊपर में डोमेस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देने के बदले ये फॉरेन की तरफ और वैश्विक स्तर पे जो है ना अपना आपको स्टेट्समैन बनाने में लगे हुए हैं। तो ये एक तरीके से कटाक्ष है और ये एक सरकार को भी एक संदेश है कि भाई आप जरा जो है इस मसले के बारे में सोचिए और हर तरीके का जो पब्लिक प्रोपेगेंडा में जो लगे थे कि पापा ने वॉर रुकवा दी, आप वाकई में वॉर रुकवाने का कुछ प्रयास करें। आप इस तरीके से जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा और पीआर के मशीनरी के बीच में ना झूलते रहें, बल्कि ये पूरा देश जो है वो चिंतित है इस चीज को लेके। और चिंता का कारण ये है, आप एक बात को समझिए संजय जी, भारत जो है वो ऑयल का नेट इंपोर्टर है। इंपोर्ट करते हैं 90% हम अपने रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं, 88% टू बी प्रिसाइज। 4.5 मिलियन बैरल पर डे हम कंज्यूम करते हैं, यानी लगभग 4 मिलियन बैरल पर डे आ रहा है। तो यदि ये वॉर बढ़ गया तो इससे भारत के बैलेंस शीट पे, देश की बैलेंस शीट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और आरएसएस ये बखूबी समझ रहा है कि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर में कई राज्यों में चुनाव है,
तो यदि इस स्थिति पे नहीं ध्यान दिया गया, वॉर को किसी तरीके से उसके जो वॉर की तरफ जो जा रहा है उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया, तो ये भारत के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। बाहर लोग मरेंगे, हिंसा से मरेंगे, पर भारत में लोग भुखमरी से मर सकते हैं। ये भुखमरी से लोगों को नहीं मरने देना है। यदि महंगाई की मार से लोगों को बचाना है तो आपको इजराइल और हमास, ये जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन जो हाथ से कंट्रोल से बाहर होते हुए नजर आ रही है, जो ईरान के साथ, अब तो ईरान इन्वॉल्व हो गया है, तो कहीं ये स्किर्मिश वॉर का रूप ना ले ले, इसके लिए आरएसएस बहुत ज्यादा चिंतित है। और आरएसएस ने जो है ये इस बात को कहा, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट संदेश दिया है संजय जी, जिसपे अभी तक मैं ज्यादा किसी विश्लेषक किसी की मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं है, वो ये है कि उन्होंने दो बातें कही हैं कि समाज जो है वो बलवानों को याद रखता है और बलवान की पूजा करता है और उनको प्रतिष्ठा की नजर से देखता है, ना कि बलहीन को। तो आप भले कितने भी नफरत की बाजार में प्यार की दुकान लगा लें, यदि आप बलहीन साबित करेंगे अपने आप को, तो आपको समाज में जो है प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ये एक उन्होंने कटाक्ष किया। दूसरा, गांधी के देश में उन्होंने एक तरीके से संदेश दिया है कि अब ये गांधी का जमाना नहीं रहा है। अब आप एक गाल पे तमाचा पड़ती दूसरा गाल नहीं बढ़ाओगे। आपको जो है बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, हर तरीके से, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, हर तरीके से, कूटनीतिक, हर तरीके से आपको अपने आप को जो है सशक्त करना पड़ेगा। तो एक संदेश उन्होंने ये दिया। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और जिसपे हम सभी लोग बड़े आश्चर्य हैं, जो मतलब जो नागपुर में हमारी बातचीत हुई, कि उन्होंने ये कहा कि जो देश जो है, मतलब एग्जैक्ट मैं प्रेस रिलीज से पढ़ के बता सकता हूं, बट जो मोटा मोटी जो है उन्होंने जो बोला कि जो देश ये आह्वान करते हैं कि वो विश्व में शांति के पुरोधा है, जब उनके अपने स्वार्थ और सुरक्षा पे बात आती है तो वो विश्व शांति के अपने पॉलिसी से अलग हट जाते हैं। ये ऐसा माना जा रहा है कि बिना नाम लिए हुए अमेरिका पे उन्होंने कटाक्ष कसा है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ही पूरे विश्व का चौधरी बनता है। और जिस तरीके से ये इजराइल हमास के उसमें अमेरिका की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। बाइडेन जी, अब इलेक्शन आ ही गया है, क्लैरिटी आ नहीं रही है, 7 नवंबर को इलेक्शन हो जाएगा, तो ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है हम लोगों को कि अमेरिका के अगेंस्ट में यूजुअली आरएसएस से कोई कमेंट नहीं आता। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि इनडायरेक्टली जो है वो मोहन जी भागवत ने एक कटाक्ष कस दिया है अमेरिका के ऊपर में कि भाई जो विश्व शांति के पुरोधा बनते हैं, वो जब उनके खुद के स्वार्थ के ऊपर में बात आती है तो अपनी पॉलिसी से दूर हट जाते हैं। तो ये इस बात का जो है गहन विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। मुझे जहां तक लगता है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी पहले रशिया गए और जब अमेरिका ने आंखें दिखाई तो उनको भाग के यूक्रेन जाना पड़ा, और फिर आंखें दिखाई तो फिर उसके बाद में जो है हमारे जेम्स बॉन्ड को भेजना पड़ा, डोवाल साहब को। ये जो सारी चीजें जो घटनाएं हुई हैं उससे कहीं ना कहीं आहत दिख रहे मोहन भागवत जी, और उनका ऐसा मानना है कि भाई आप अपनी एक पॉलिसी रखो। ये अगेन मोदी जी को इनडायरेक्टली बिना नाम दिए हुए मोदी जी पे कटाक्ष है उनपे भी, कि आप स्टेबल रहो, आप सशक्त रहो, आपकी जो भूमिका है आप वो इसके गुस्से से उसके गुस्से से आप अपनी स्थिति से मत भटको, आपकी अपनी पॉलिसी स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। आपका ध्यान जो है वो एक जगह लगा रहना चाहिए और वो मछली की आंख को देखते हुए आप वैसी अपनी दिशा को जो है उसी दिशा पे बढ़ो। तो ये एक चीज जो है जिसके ऊपर में मुझे लगता है कि और गूढ़ विश्लेषण और आरएसएस से प्रतिक्रिया मांगने की जरूरत है। मैंने उनसे प्रतिक्रिया मांगी, उन लोगों ने बोला कि राजीव जी आप खुद ही बहुत समझदार हैं, आपको जो इंटरप्रिटेशन इसका निकालना आप निकाल लीजिए। तो ये 2-3 चीजें जो है महत्वपूर्ण आज के भाषण में मोहन जी भागवत ने कही। जी हाँ, वो तो चाहते हैं ना कि वो विश्लेषण निकाल लीजिए, आप कह दीजिए, मान लीजिए कि वो गांधी को पसंद नहीं करते, तो ये बात तो देश का बच्चा जानता है कि ना भाजपा और ना संघ दोनों गांधी को पसंद नहीं करते। एक्चुअल में वो गांधी और नेहरू की विरासत से चिढ़ते हैं। उनको लगता है कि इस देश की आत्मा में जो गांधी और नेहरू बस गए हैं, रच बस गए हैं, इसको खत्म किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। लेकिन गांधी एक विचार है, विचार खत्म नहीं किया जा सकता, ये बात भूल जाते हैं। मैं बात करूंगा राजनीति की।
पिछले दिनों बड़ी कोशिश की गई। हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाकायदा ये ट्वीट कराए कि संघ का बड़ा योगदान था। वो भाजपा समर्थित जो पत्रकार हैं, वो संघ के कार्यकर्ताओं का फोटो ट्वीट कर रहे थे कि चुपचाप एक आदमी आता है, चुनाव जिताता है, चला जाता है। मतलब कि संघ का आदमी आया, उसने नेकर पहने, वो चुनाव जिताया, चला गया। तो भैया अगर ये संघ का आदमी चुपचाप आ जाता तो ये 2024 में ये अल्पमत की सरकार क्यों होती? तो मोदी के चुनाव पे संघ घर बैठ गया था क्योंकि जेपी नड्डा ने कह दिया था हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये आदमी 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा चला गया था? हरियाणा का चुनाव तकदीर वाइज जीता, बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट होने पे जीता। 22,000 वोट और मिलते तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन ये जो बीजेपी संघ को क्रेडिट दे रही है कि कम से कम संघ की तारीफ कर दो, संघ खुश हो जाए, क्या लगता है आपको संघ खुश हो जाएगा? संजय जोशी के नाम फिर विड्रॉ कर लेगा, शिवराज सिंह चौहान का नाम विड्रॉ कर लेगा? खेल क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए, मैं तो नाम ही ले लेता हूं, अरुण कुमार जी जो संघ के हैं, जो बेसिकली आज की डेट में संघ और भाजपा के बीच में जो है वो तारतम्य बैठाने का काम कर रहे हैं। तो ये अरुण कुमार जी को प्रमोट और प्रोजेक्ट करने की कोशिश है और बहुत लोग चाहते हैं भाजपा के अंदर भी कि बीएल संतोष जी का स्थान जो है वो अरुण कुमार जी ले लें। अरुण कुमार जी नरेंद्र मोदी के एकदम आप समझ लीजिए उनके ही सबसे पसंदीदा आदमी है। ये अंदर की बातें आपको मैं बता रहा हूं जो शायद कोई टेलीविजन चैनल और कहीं पे भी आपको ये सुनने को मिलेगा नहीं। अरुण कुमार जी को प्रोजेक्ट और प्रमोट करने के लिए ये सारी स्टोरीज जो है वो प्लांट कराई जा रही है मीडिया में हर तरफ से। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मतलब ये चीज जान के कि जो बीजेपी के सोशल सेल के जो लोग हैं, खासतौर पे हरियाणा के, वही लोग घूम घूम के जो है वो नोएडा मीडिया जो आपने नाम लिया वहां पे जा जाके जो है ये अरुण कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में तो क्लियरली उनके नाम को मेंशन करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, ऐसा मेरा काफी मीडिया में जो दोस्त है उन लोगों ने बताया। तो ये एक तरीका है कि संघ में भी उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाए जो मोदी जी के क्लोज है। मतलब मोदी जी भाजपा पे अपना पूरा कब्जे से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाए जो उनके गुड बुक्स में है। तो ये एक उसका मतलब मेरी रीडिंग थोड़ी सी अलग है। जो आपने प्रश्न किया कि क्या संघ खुश होगा, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि भाई संघ में आप किसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो? वो कौन व्यक्ति है जिसके बारे में आप जाके हर मीडिया चैनल्स में और हर न्यूज़पेपर में रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप इनके नाम को जो है मुख्य तरीके से जो है इनको छापिए? इसका मतलब है कि इंटरनल पॉलिटिक्स अब बीजेपी से अलग हटके ये आरएसएस में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आरएसएस के अंदर उन कुछ लोगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के क्लोज हैं। जी संजय जी। तो ये अगर ये आगे रहेगा, ये रणनीति रहेगी, तो क्या रणनीति कामयाब हो जाएगी? मतलब बीएल संतोष की जगह क्या अरुण कुमार आ सकते हैं? और फिर क्या होगा संजय जोशी की राजनीति का? संजय जोशी के नेपथ्य में चले जाएंगे? देखिए, संजय जोशी जी जो है अभिशप्त है, मुझे ऐसा लगता है। बड़े ही काबिल आदमी है, बहुत ज्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, पर वो पता नहीं, देखिए वो पश्चिम नागपुर से इलेक्शन लड़ना चाहते थे 1991 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पश्चिम नागपुर से उनको टिकट नहीं मिला था। उस टाइम में विनोद गुदड़े पाटिल को दे दिया गया था और वो विनोद गुदड़े पाटिल पहले कांग्रेस के बीजेपी के नेता थे जिन्होंने बीजेपी के लिए पश्चिम नागपुर की सीट जीती थी। नहीं तो हमेशा से कांग्रेस का बैस्टियन था। तो इनका पहले बोरिया बिस्तर नागपुर से हटा, फिर इनको गुजरात भेजा गया। इन्होंने 1988 से गुजरात में इतनी मेहनत की कि जिसके परिणाम स्वरूप 1995 में गुजरात में गवर्नमेंट बनी, केशुभाई पटेल बने। वहां भी टस मस कुछ हुआ, आपको मालूम, गुजरात से फिर ये मोदी जी की कृपा दृष्टि से इनको वापस भेज दिया गया। अब उसके बाद में नेशनल पॉलिटिक्स में जब गडकरी साहब लाना चाहते थे 2008 में बनने के बाद में, यूपी की कमान दी, तो फिर मोदी जी का यहां से लिया है। तो संजय जोशी जी के साथ में बड़ा ही मतलब, और इस बार जीता इलेक्शन, मैं आज आपको बता रहा हूं कि यदि ये इलेक्शन भाजपा हार जाती तो संजय जोशी जी की जो दावेदारी है भाजपा अध्यक्ष पोस्ट के लिए बहुत स्ट्रांग रहती। बट कांग्रेस ने इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर दिए। कांग्रेस ने इनडायरेक्टली अमित शाह के हाथ मजबूत कर दिए, या ये बोलना चाहिए
कि नरेंद्र मोदी के सितारे बहुत ही बुलंद है। जब जब वो दिखता है कि नीचे जाने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं से डेस्टिनी से ऐसा सपोर्ट मिल जाता है। और मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है। कांग्रेस ये इलेक्शन जीत रही है, पर मेरे को यही सी बात का डर है कि ये कहीं सेल्फ गोल ना कर दे। और एग्जैक्टली वही हुआ। जीता जीता इलेक्शन जो थाली में परोस के इनके पास आ रहा था, वो सेल्फ गोल कर दिया इन्होंने, और वो इलेक्शन हाथ से चला गया। और इसका खामियाजा कांग्रेस से ज्यादा संजय जोशी और आरएसएस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो आरएसएस सोच रही थी कि ये इलेक्शन हारने के बाद में मोदी जी कमजोर होंगे, हो गया उल्टा। इलेक्शन बीजेपी जीत गई है, और अब जो है ना केवल कांग्रेस हाशिए पे चली गई है हरियाणा में, बल्कि आप ये समझिए कि आरएसएस भी जो सोच रहा था, उस सोच में कहीं ना कहीं दरार आई है। अब आपने जो एक और बात पूछी कि भाई, एक सेकंड मैं इसी बात पे आता हूँ। आपने कहा संजय जोशी बहुत काबिल है, लेकिन बेचारों के सितारे गड़बड़ है। मैं उनसे भी एक काबिल व्यक्ति का नाम आपके सामने लेता हूँ। पता, मैं मानूंगा कि मैंने जिंदगी में बहुत योग्य लोग देखे, उसमें एक वो व्यक्ति था। मैंने बड़ा संपर्क में रहा है उस व्यक्ति की, उसकी योग्यता मैंने देखी है। नाम था गोविंदाचार्य। कितना कितना योग्य व्यक्ति था, कितना काबिल था। उसको अगर पूछो कि 7 साल पहले बिहार में भुखमरी हुई थी, मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, कितने लोग मरे, उसको टिप्स से होता था। मतलब क्या नॉलेज थी उस आदमी की। कहाँ है गोविंदाचार्य? पिछले हफ्ते ये नागपुर आए थे संजय जी, आपको बताना चाहूंगा। और इनके एक समर्थक ने मुझे कांटेक्ट भी किया था कि क्या आप मिलना चाहेंगे, पर मैं अपने मैगजीन के काम से बाहर गया हुआ था, नागपुर में था नहीं मैं। तो मैंने बोला कि भाई 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो सिर्फ 12 घंटे का ही उनका प्रवास है नागपुर में, उसके बाद वो चले जाएंगे। तो ही इज वेरी मच एक्टिव। गोविंदाचार्य जो है वो ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है बहुत ज्यादा, पर वो पर्दे के पीछे, जैसे संजय जोशी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, वैसे ही गोविंदाचार्य भी अभी काम कर रहे हैं। परंतु आप ये सही बोल रहे हो कि ये सारे लोग हाशिए पे धकेल दिए गए। ये सारे लोग जो हैं, अब ये पृष्ठभूमि, मतलब अब इनका जो यूटिलिटी है पार्टी के लिए, वो रह नहीं गया। अब ये अपनी मर्जी से जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और जिस तरीके से हरियाणा का इलेक्शन ने पूरी की पूरी भारत की राजनीति को एक थोड़ा सा टेक्टोनिक शिफ्ट जो दिया है, वो आगे आने वाले दिनों में आपको समझ में भी आएगा, जो जिस तरीके से अनाउंसमेंट होगी। एक बात को आप समझिए कि हरियाणा के इलेक्शन का असर बहुत कुछ जो है कांग्रेस के लीडर्स या इंडिया अलायंस के लीडर्स का महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। पर वो मैं आपके अगले प्रश्न के जवाब में दूंगा। परंतु मूलभूत मेरा कहना ये, देखिए संजय जी, एक चीज को समझिए आप, ये मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों, आप लोगों ने भी एनालिसिस को ये सुना नहीं होगा, ये ध्यान से सुनिए। कैसा है हरियाणा के इलेक्शन में, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि पर्ची खर्ची का जो मामला है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मामला था। नीरज शर्मा जो फरीदाबाद NIT से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने ये बोला कि हुड्डा जी 2 लाख नौकरियां देने वाले हैं, जिसमें से 2000 मेरे कोटे में है। आप हर गांव पे, हर उस पे मैं 50 लोगों को एक नौकरी दूंगा, इस टाइप का कुछ अनाउंसमेंट किया, और उसमें खूब तालियां बजी। तो वो पॉइंट को कांग्रेस के दूसरे लीडर्स ने भी उठाया, और उस पॉइंट से ऐसा एक मैसेज फैला कि ये अगर आएंगे वापस सरकार में, तो सिर्फ जाट लोगों को या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इन्हीं को सरकारी नौकरी मिलेगी। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो है वो हरियाणा में बहुत ही विकराल है। जब लोगों ने ये देखा कि भाई सरकारी नौकरियां हमारे हाथ से जा सकती हैं, तब जाके लास्ट के 1 हफ्ते में लामबंद हुए। तो कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि जब इस तरीके के उलझुल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, उसी टाइम में इनको फुल स्टॉप लगाना था। उनको बोलना था कि मेरिट के बेसिस पे, टैलेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ना कि किसी इंडोर्समेंट पे मिलती है। और इतना बड़ा गलती कर दिया। सुरेंद्र सिंह राजपूत आए हरियाणा में, उनसे ये सवाल पूछा गया, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई कोई अगर इंडोर्समेंट करता है तो उसमें बुराई क्या है। ये देखिए, ये जब आप लूज स्टेटमेंट्स देते हो, जब आप चीजों के रिपरकशंस को नहीं समझते हो, तो उसके बड़े ही विकराल परिणाम होते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी गलती हुई। दूसरी संजय जी, एक चीज समझने वाली बात है कि अब जनता जो है वो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गहलोत, भूपेंद्र सिंह बघेल, ये बड़े बड़े नेताओं के चेहरे देके वोट नहीं दे रही है। ठीक है, हुड्डा, ये जो शुरू से जो एक प्रोजेक्ट किया गया कि हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे और इनके हाथ को आप
मजबूत कीजिए, सशक्त कीजिए। अब वो समय गया। अब बड़े लीडर्स के नाम के ऊपर में आपको वोट नहीं मिलता, उल्टा उस बड़े लीडर्स के आजू बाजू जो है लोग खड़े हो जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी उन बड़े लीडर्स के अगेंस्ट चले जाती है। ये कांग्रेस को सीखना चाहिए था। जब ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और ये सब नाम जब प्रोजेक्ट कर रहे थे एमपी के इलेक्शन में, या छत्तीसगढ़ में बघेल साहब, या वहां पर पायलट जी और इनके, तभी इनको समझना चाहिए था कि हमको वोट्स नहीं मिल रहे, इसका रीजन क्या है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजीज में बहुत भारी भारी कांग्रेस गलतियां कर रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों गलतियां कर रही है। और एक सबसे बड़ी बात जो कोई भी एनालिस्ट को मैंने बोलते हुए सुना नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा इस चीज का असर है, लेटेंट जो है ना, जमीनी स्तर पे इसका बहुत ज्यादा असर है। और यहां तक कि कॉर्पोरेट इंडिया में भी मैंने इस बात को सुना है, कई लोगों ने बोला है। लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस जो है इसके ऊपर में सांबर माफिया का कब्जा हो गया। अब ये सांबर माफिया क्या है, जब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मैंने पूछा कि भैया आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या मतलब है इसका, तो उन्होंने कहा देखिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो है दक्षिण भारत से, पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन जो है जयराम रमेश वो हैं दक्षिण भारत से, पार्टी के मैनिफेस्टो के जो अध्यक्ष हैं वो आते हैं चिदम्बरम जी जो थिंक टैंक हेड है, वो आते हैं आपके दक्षिण भारत से, जो उनके डिप्टी हैं वो आते हैं दक्षिण भारत से। फिर उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो मैंने बोला ही, जयराम रमेश बताएं, चिदम्बरम बताएं, और ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी जैसी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है केसी वेणुगोपाल वो भी आते हैं दक्षिण भारत से। और यहां तक कि राहुल गांधी जो इनके सबसे बड़े लीडर हैं वो जो आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भी दक्षिण भारत से कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस अपने आप को एक दक्षिण भारत ओरिएंटेड पार्टी बना देना चाह रही है? ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक का फ्लॉ है। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं कोई इस बात को उठा रहा है। तो आज आप देखें तो कांग्रेस पूरी इर्द गिर्द घूम रही है दक्षिण भारतीय लीडर्स या दक्षिण भारत के। आज इनकी सरकार भी है तो दक्षिण भारत की दो राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में है। आप यदि मौका मिलेगा तो पंजाब में बना लोगे, थोड़ा बहुत असम में बना लोगे। तो जो पहले एक नेशनल पार्टी थी आज वो एक दक्षिण भारत ओरिएंटेड पार्टी, एक फ्रिंज पार्टी में कन्वर्ट हो गई है। और लोगों के अंदर ये बात जा रही है, उनको समझ में आ रहा है कहां है हमारा मराठा प्राइड, महाराष्ट्र के लीडर कहां है, कहां है कि और भगवान के लिए आप नेताओं के बच्चों को जो है आप कल को शिंदे जी की बेटी को खड़ा कर देंगे कि हाँ ये है, या वो जो बॉम्बे से जीती है अपना क्या नाम है वर्षा गायकवाड़, इन लोगों को देखिए बड़ी मुश्किल से इस देश को राजे रजवाड़ों से जो है वो निजात मिला है। और कांग्रेस पता नहीं क्यों एक अपना ऐसा चेहरा बना रही है कि हर राज्य में नेशनल लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में नेताओं के बच्चे ही नेता बन रहे हैं, फिर उन नेताओं के बच्चे ही नेता बन रहे हैं। जिस शहर में मैं रहता हूं नागपुर, यहाँ के सारे बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो एनएसयूआई है या जो यूथ विंग है या जो स्टेट का ये है उसमें नेताओं के बच्चे भरे हुए हैं। तो नए चेहरों को कहां मौका मिलेगा, कब नए खून को मौका मिलेगा, कब ऐसे लोगों को मिलेगा मौका जो सृजन कर सकते हैं, जो पार्टी को नीचे से ऊपर लेके आ सकते हैं। तो कांग्रेस बहुत बड़े टैक्टिकल ब्लंडर्स कर रही है, स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक कर रही है, और इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे नहीं जीती है, कांग्रेस की गलतियों के कारण जीती है। और जो भी लोग ईवीएम के ऊपर दोष डाल रहे हैं, कृपया करके ऐसे लोगों की बातों को ना सुने। ये संजय, इस बीच में बेचारे केसी वेणुगोपाल पे बहुत व्यक्तिगत हमले भी किए गए जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेणुगोपाल एक बड़े कर्मठ आदमी है, राहुल गांधी की छाया की तरह रहते हैं। और वेणुगोपाल का योगदान कम नहीं है, पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है। उस आदमी ने संगठन के स्तर पर एक दिन में अपनी सीट छोड़ दी थी, इशारा हुआ लेकिन सीट छोड़ दी थी। ये जो वेणुगोपाल, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक साहब जिन्होंने हमला किया वो गडकरी जी के बड़े करीबी हैं, पूरा दिल्ली जानता है, आपके नागपुर से गडकरी जी आते आते हैं। क्या वेणुगोपाल जी पे ये हमला एक साजिश थी, मतलब निशाना राहुल गांधी थे, बहाना वेणुगोपाल थे, क्या लगता है आपको? देखिए यूट्यूब पे पेपर टाइगर कागजी शेर लोगों का जो है ना, धीरे धीरे जो है ऐसे कागजी शेर फैल रहे हैं। ये पेपर टाइगर लोग जो हैं, कागजी शेर लोग, इनसे जनता को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, है ना। मेरा कहना ये है कि आप एक ऐसे लीडर के ऊपर में इशारा कर रहे हो और आपके पास कोई सबूत नहीं है। मैं ये सबसे ज्यादा दुख मुझे ये लगा कि किसी भी महिला को बदनाम नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वो इसी पॉइंट पे आ रहा था। काम कर रही हैं महिलाएं, बड़ी मुश्किल से आती हैं, दरातों संभालती हैं। इतनी छोटी, इतनी ओछी मानसिकता
कि आप महिला का नाम लगा दो, फिर महिला के फोटो वायरल लगे। इससे ज्यादा स्तरहीन, इससे ज्यादा खराब कोई और चीज हो सकती है? मतलब कुछ भी बोल दोगे आप। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है, इसमें आप सोचिए, अगर आपके घर की महिलाओं के ऊपर में ऐसा कोई इल्जाम लगा है तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, बिल्कुल आपकी भी भाई मदर, बहन, वाइफ प्रोफेशनल होंगी। यदि उनके ये जो भी महिला लीडर है, इनके लिए पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है। बात आपने तो बड़ी उनको प्रोफेशनली इतना ज्यादा सेटबैक दिया है, और प्रोफेशनली, और उनके परिवार के अंदर में अब क्या इमेज जाएगा? उनके पति उनको इजाजत देंगे या बोलेंगे, सहमति देंगे कि भाई आप बहुत ये ही कीजिए? खराब, मतलब जितना खराब हो सकता है मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। मतलब बाकी तो बहुत किस्से कहानियां हैं, सब सब देश जानता है उनके बारे में, लेकिन पर इस हद तक। वेणुगोपाल जी की महानता है ये कि अभी तक उन्होंने ना एफआईआर किया है, ना कोर्ट केस किया है, ना किसी तरीके का आक्षेप लगाए। देखिए संजय जी, ये बहुत गहरी साजिश है। मैं आज बहुत आपको सारी। बता रहा हूं, इस बात को आप समझिए। केसी वेणुगोपाल के ऊपर में यदि आप प्रहार कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप जो है पूरे पार्टी संगठन और पार्टी के सबसे बड़े लीडर के ऊपर में आप प्रहार कर रहे हो। तो आपकी इन बातों से मैं तो कह रहा हूं कि वो गडकरी का नाम इसीलिए तो सामने आ रहा है कि एक बड़ा प्लान किया गया था राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए। और लोग तो कह रहे हैं कि गडकरी के संग जो पिछले डील हुई है, वो सब डील चर्चा में आई गई है, तो सब पता चली गया सबको कि खेल क्या है। नहीं, देखिए यूट्यूब आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत बड़ा माध्यम दे रहा है, जिससे आप सशक्त रूप से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाओ। पर जब आपकी वोकैबुलरी चेंज हो जाए कि ये नीच है, ये दलाल है, ये अब तो मतलब व्यभिचारी और अय्याश, इस टाइप की जब आप शब्द इस्तेमाल करो, तो आप गरिमा ना केवल अपनी गिरा रहे हो, अपने श्रोताओं की गरिमा गिरा रहे हो, बल्कि जो प्लेटफॉर्म आपको इंपावर कर रहा है, आप उसको भी गोदी मीडिया की तरफ धकेल रहे हो इस तरीके की वोकैबुलरी यूज करके। तो कहने वाली बात यह है कि हमारे पास में जिन चीजों के सबूत ना हो, उन चीजों पे पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि आप किसी महिला के बारे में बोल रहे हो तो आपको बहुत सजग रहना चाहिए, क्योंकि आप उसके प्रोफेशनल करियर के ऊपर में ना केवल एक बहुत बड़ा कुटराघात कर रहे हो, बल्कि उसकी फैमिली लाइफ को भी आप इंपैक्ट कर रहे हो। आप अपने घर की महिलाओं के बारे में ये सब सुन सकते हो क्या, जो आप दूसरों के घर की महिलाओं के लिए बोल रहे हो? तो इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। और आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप एनालिसिस असली दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, पर किसी के चरित्र पे हमला करके, किसी के ऊपर में चारित्रिक दोष लगा के आप उसकी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो। इस चीज से बचना चाहिए। बाकी तो सब समझदार हैं, इसका जो समझेंगे। जो देश जो को जानता बोएंगे है वो काटेंगे। वो एक दो लाइनें बड़ी अच्छी हैं। बद ने बद और भले ने भला जाना मुझे, हर किसी ने अपने ही रुतबे से पहचाना मुझे। कौन क्या है ये समाज जानता है, सबको जानता है। हमें क्या कह रहा, हमने तब कभी भी इस तरह के विवादों में पड़ते नहीं है, किसी भाषा की शालीनता के नीचे जाते नहीं है। जिनको जो कर रहे हैं उनको मुबारक, हमें खराब लगा, महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, हरियाणा के चुनाव का क्या महाराष्ट्र पे कुछ असर पड़ेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे, एंड आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। संजय जी देखिए, ऐसा है कि असर तो बिल्कुल पड़ेगा और पड़ ही रहा है। कोई मतलब सेना जो युद्ध में जाने वाली है वो ये नहीं कहेगी कि हमारा मोरल डाउन है, पर मोरल तो डाउन हुआ ही है। कारण ये है कि हरियाणा का इलेक्शन जीतेंगे, ये ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में सब मान के बैठे थे कि हम हरियाणा का इलेक्शन जीतेंगे। हरियाणा ने बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर्स को। अब जो सीट शेयरिंग के बातचीत में जो एक अपर हैंड कांग्रेस का बन रहा था, उसको एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने पिछला सवाल जो पूछा था कि वेणुगोपाल पे क्यों हमला किया गया है, ये मैं जो साजिश बताना चाह रहा था, ये उसका एक पार्ट है कि महाराष्ट्र के टिकट वितरण के अंदर में जो है, कुछ लोग और कुछ पत्रकार और कुछ कागजी शेर लोग जो हैं, ये चाहते हैं कि भाई कहीं किसी तरीके से वो उसको इन्फ्लुएंस करें। ये बहुत बड़ी साजिश है और इसको लोग लार्जर। अजय शुक्ला जो हैं उन्होंने आज खुलासा भी किया कि ये साहब जो हैं हरियाणा में भी टिकट के कुछ खेल कर दिए थे, टिकट मिला नहीं तो बौखला गए थे। और महाराष्ट्र में तो आप जानते हैं क्या क्या कारगुजारियां सब देश जानता है। तो यहाँ पे पत्रकार भी टिकट दिलाने के लिए बयाना ले लेते हैं, भाई गजब है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये लार्जर, ये हरियाणा के ऊपर इशारा नहीं था, ये आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शन में कैसे अपनी एंट्री की जाए उसका उसका एक ये था। और दूसरा ये है, आप ये चीज को समझिए, ये बिना कांग्रेस के अंदर से किसी के बढ़ावा दिए हुए इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं आते, ठीक है?
तो कांग्रेस को अपने अंदर भी इंक्वायरी और अपने अंदर भी सोचने की जरूरत है कि भाई इस तरीके के स्टेटमेंट बाहर क्यों आ रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं। जो सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं, ये उनका काम बनता है कि वो इसके ऊपर ना सफाई दें और वो स्ट्रांगली सफाई दें, स्ट्रांगली आके इस चीज को ऑब्जेक्ट करें। बट सोशल मीडिया हैंडल करने वाले जो कांग्रेस के नेता या नेत्री जो भी हैं, मेरे को इस तरीके से कोई बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके देते हुए तो मुझे अभी तक नजर नहीं आया। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो इनका बड़ा ही स्ट्रांग हैंड था कांग्रेस का, अगर यदि ये हरियाणा में इलेक्शन जीत जाते तो, परंतु अब इलेक्शन हारने के बाद में थोड़ा सा मनोबल गिरा है और अब एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि जहां भी कांग्रेस का हाथ रीजनल पार्टी जहां भी उसका दामन नहीं थाम रही है, वहां कांग्रेस डावाडोल हो जा रही है। ठीक है, तो यहां रीजनल पार्टी शरद पवार जी की और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, इनकी बातों को अब कांग्रेस के रीजनल लीडर्स जो अभी तक थोड़ा तैश दिखाते थे, इनको चुपचाप मुंह पे उंगली रख के इनकी बातें सुननी पड़ेगी। और जो 120 सीटों पे लड़ने का ये जो दावा कर रहे थे, वो 120 तो अब नहीं, कोई हाल में नहीं मिलने वाली है, वो सीट कम होगी। कांग्रेस को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हमको ग्रास रूट लेवल पे कैसे अपने आप को स्ट्रांग करना है। देखिए, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी वेव पे नहीं आप जीत सकते हो, या सिर्फ बैठ के जो है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को आप क्रिटिसाइज करके नहीं जीत सकते हो। ग्रास रूट लेवल पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए। मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में, लास्ट इंटरव्यू में, कि हरियाणा में जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके कोई प्रेसिडेंट ही नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टी थी नहीं, पूरी पार्टी जो है वो फ्रेंचाइजी बेसिस पे हुड्डा जी को दे दी गई थी। तो ये फ्रेंचाइजी सिस्टम कांग्रेस के अंदर खत्म होना चाहिए। काफी सारी स्ट्रेटेजिकली इनको चेंजेस करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें अपने भी दिमाग में। बट जब तक इनके लीडर्स खुद से होके नहीं ये माने कि हमको चेंज करना पूछे, तब तक उन चीजों पे चर्चा करके कोई अर्थ नहीं है। जी संजय, बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातचीत आपने की और बहुत मजा आया, थैंक यू। तो राजीव रंजन जी, और मुझको यकीन है बातचीत आपको बहुत पसंद आई होगी, राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।